Hi friends, good morning to all friends. Have a nice day. जैसा कि दोस्तों मैंने आपके लिए जो ये चैनल क्रिएशन किया है, तो मेरा टारगेट है कि अगली बार साल भर में जो भी प्रतियोगी परीक्षा है, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में आर पार की लड़ाई लड़नी है, जिसमें अपने प्रत्येक सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड होगी। प्रश्नों का पैटर्न अपने को अगर मालूम होगा कहाँ से कौन से प्रश्न आते हैं, तो स्वतः ही अपन किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में कोई दुविधा नहीं होगी। जैसा कि दोस्तों, इससे पहले मैंने जो वीडियो जनरल साइंस के, 2 इंग्लिश के, आज मैं आपके सामने एक और सब्जेक्ट से आपको रूबरू कराऊंगा। मैंने पहले कहा था कि मैं आपके लिए सारे जितने भी टॉपिक्स लगते हैं उन सबके वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो पॉलिटी या राजनीति शास्त्र, उसके अंतर्गत जो इससे डेफिनेटली 2004 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से रहते हैं, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है या संविधान है, भारतीय संविधान। और आपको मालूम है, सबसे पहला तथ्य तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बाबा साहब ने लिखा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है, B.R. अम्बेडकर ने। हम इस पे इतनी विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे संविधान पे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो मैं भी आपको बताऊंगा, और जो टाइम था वो आपको मालूम ही है। 2 वर्ष लगे थे लिखने में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब वो दिन डल गए जब इस तरह के क्वेश्चन आते थे कि संविधान कौन सा बड़ा है, किसने लिखा, कितना समय लगा, इस तरह के प्रश्न भी आते। आज का जो RSM SSB का जो पेपर उठा के आप देख लो, प्रश्नों में सीधा प्रश्न कभी आते ही नहीं कि कौन सा किला कहाँ है, किसने कौन सा जिले में कौन सी झील है, ये प्रश्न रहेगा। अब तो 4 झीलें आएगी, तो 4 उनकी झीलें रहेंगी, उनसे आपको मिलान करना है, टूटों का मिलान करना है, और उसके बाद में आपका नीचे 4 ऑप्शन है, उसमें से उत्तर सिलेक्ट करना है। तो जिस दिन प्रतिदिन जो कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो प्रश्नों का जो प्रारूप, ये RSM तो मैं मानता हूँ कि ये तो आप ये समझ लो UPSC और जो एग्जाम कराती है ना, UPSC है, RAS है, इस लेवल के प्रश्न देती है। और अपने अधिकतर जो जैसे पटवार भर्ती है तो उसका पेपर भी यही लेगी, ठीक है, फार्मासिस्ट की भर्ती चल रही है तो उसमें भी यही लेगी। बहुत सारी परीक्षा है आगे आने वाली, शायद ग्राम प्रसेवक भर्ती परीक्षा होगी, जिम्मा इसको दे दे। तो इसके जो प्रश्नों का पैटर्न रहता है वो थोड़ा टिपिकल रहता है। अभी लैब असिस्टेंट की भी परीक्षा हुई थी, लाइब्रेरी की होने वाली है, तो लैब असिस्टेंट के बारे में कई भी सीधा प्रश्न मिलते ही नहीं। पहले ये आते थे सीधे प्रश्न, और जो प्रतिभागी बढ़ रहे हैं, प्रश्नों का लेवल ही चेंज कर दिया है। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ भारतीय संविधान। तो सर, आज के टॉपिक में क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। अब संविधान की थोड़ी और मैं आपको जानकारी दे दूं, तो संविधान में कुल 12 तो अनुसूचियां है, 12 अनुसूचियां, ठीक है सर। पहले मूल संविधान में 8 थी और बाद में 4 बनी, और उसके बाद में संविधान के 22 भाग हैं, और अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद 359, यानी पूरा संविधान याद करना है तो इतनी बातें आपको याद रखनी। मोटे मोटे रूप से 12 अनुसूचियां है, 22 भाग है, कितने अनुच्छेद है, कौन से अनुच्छेद में क्या है। अगर इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अगर याद होता है तो आप समझ लीजिए वो बहुत बड़ा माहिर संविधान में कह सकते हैं, या वकालत के क्षेत्र में या कानूनी मामलों में, कानूनी दाव पेशों में बहुत आगे निकल जाता है। अपने को इतना डीपली नहीं जाना है, अपने को तो संविधान पढ़ना है और उनकी जो प्रश्न कहाँ से पुटअप होते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि आज अपन सिर्फ एक ही झटके में आपको मैं 12 अनुसूचियां तैयार करवा दूंगा। किस तरह से संविधान की 12 अनुसूचियां याद हो जाएगी, और बाद में आज जैसे भी प्रश्न आया कि पुरानी चीज है, कौन सी अनुसूची में वर्णित है, या इस तरफ अनुसूचियां दे दी, उस तरफ कोई भी
मैटर दे दिया मिलान कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आप मिलान कर लेंगे, ये मेरा दावा है। तो आज का ये जो सेशन रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आज का जो टॉपिक है अपना संविधान की 12 अनुसूचियां। संविधान की 12 अनुसूचियां एक याद करने जाते हैं तो बहुत टाइम लगता है। पहले अपन इसको ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। ट्रिक भी कई जगह काम कर जाती है, ट्रिक से याद भी रह जाता है, थोड़ा रोचक भी हो जाता है। आप एक ट्रिक नोट कर लेंगे, फिर आपको मैं बता दूंगा कि अनुसूचियों में क्या क्या रहेगा। ट्रिक लिखेंगे आप SSOR जनसभा से बदला पंच, जनसभा से बदला पंचनगर। इस लाइन को आप याद रख लेना, इससे आपकी 12 अनुसूचियां क्लियर हो जाएगी। SSORSC जनसभा से बदला पंचनगर। अब अपन 12 ठीक लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस तरह से आप देख लेंगे और फिर स्ट्रिंग के माध्यम से किस तरह का अपने को सीखना है। लिखेंगे एक एक शब्द को लिखते जाएंगे। पहले में अपन लिखेंगे S, दूसरे में S, तीसरे में O, चौथे में R, पांचवे में एक साथ ही लिख दो SC, छठे में आप लिखो जन, सातवें में लिख दो स, आठवें में लिख दो बा, से लिख लो बदला, 11वें में लिख लो पंच, 11वें में पंच और 12वें में लिख लो नगर। SSORSC जनसभा से बदला पंचनगर। SSORSC जनसभा से बदला पंचनगर। अब सर ये क्या लिख दिया, हमें तो कोई समझ में नहीं आ रहा। एक एक चीज आपके सामने क्लियर हो जाएगी और साथ में मैं आपको दावा करता हूँ कि इस क्लास के बाद आप आराम से किसी को अनुसूचियां अगर बतानी हो तो रखने की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब S से लेंगे हम। पहला S किसके लिए है, तो पहला S है वो आप नोट कर लेंगे स्टेट। फिर पहले अनुसूची में क्या है वो अपन इस तरह लिख लेंगे। पहले आप S फॉर स्टेट लिख देंगे, S फॉर स्टेट। फिर दूसरे S से लिख ले सैलरी। सैलरी मालूम है आपको, वेतन भत्ते वगैरह, ठीक है। O से लिख लो ओथ। ओथ का इंग्लिश में आपको हिंदी में मालूम होगा, शपथ कहते हैं जिसे, ओथ लिख दो। उसके बाद में R से लिख दो राज्यसभा। SC से लिख लो, सबको मालूम है SC क्या होता है, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र। जन से लिख लो जनजातीय, जनजातीय। स से लिख दो शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। भाषा आपको मालूम पड़ रहा है, भाषा
ऐसे लिख लो आप, संपत्ति अधिग्रहण। बदलाव से आप लिख लो दल बदल का कानून। तो राजनीति में ये चीजें चलती है, दल बदल का कानून। पंच से लिख दो आप पंचायती राज, पंचायती राज। और नगर से लिख लो नगर निकाय। मोटे रूप से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी अनुसूची में आप किसकी बात करेंगे। स्टेट यानी सब राज्य होते हैं, सैलरी यानी वेतन या भत्ते होते हैं, ठीक है ना। पद यानी शपथ होता है। डाउन कर लो इसको, नोट डाउन कर लो एक बार, फिर अपन एक एक अनुसूची में क्या क्या बनी थे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे पहले अनुसूची में आप देख लो एस फॉर स्टेट, तो आप लिखेंगे प्रथम अनुसूची। नोट्स बनाए वाले लिख सकते हैं प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची। अब खुद को ही मालूम पड़ गया कि अब इसमें किसकी एक बात की जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखा होगा स्टेट राज्य। तो प्रथम अनुसूची में आपको अब कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है उनका उल्लेख होगा। तो मैं आपको बता दूं वर्तमान में भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। कश्मीर और लद्दाख वाला मामले को मिलाकर वहां 7 की जगह 8 कर दिया और राज्य घट गया, 29 थे उसके 28 हो गए। आपको मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम एवं उनके क्षेत्र के नाम एवं उनके क्षेत्र, मतलब कौन सा राज्य का है, किस क्षेत्र में है, वो वाले। अब परीक्षा मान लो प्रश्न आ गया कि सभी भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में, तो प्रथम अनुसूची में। बोलिए कर पाएंगे ऐसा? एनी डाउट? ठीक है भाई। बहुत जने कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं बिल्कुल इसके विपरीत होऊंगा कि कुछ पाने के लिए कुछ भी नहीं खोना पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। आप ये कैसे भी करिए, कुछ भी करिए, आपको याद रखना है, आपको याद करना है। आप कौन सी ट्रिक से करते हैं, किस प्रकार से याद करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। ना ये कि किताबें लेके बैठ गए 18 घंटे 20 घंटे और अपने को याद नहीं हुई एक अनुसूची भी, तो उसका मतलब ही नहीं है। तो आपको किस तरह से पढ़ना है, कुछ पाने के लिए कुछ होना नहीं है, क्या करना है, कुछ करना है। अब बात करेंगे सर, अब ठीक उसी तरह से आप लिखते रहिए द्वितीय अनुसूची। और द्वितीय अनुसूची में स्पष्ट लिखा हुआ है सैलरी, वेतन या भत्ते। तो सर यहाँ पर किन को वेतन और भत्ते देने, अपने को देंगे क्या? नहीं। इन द्वितीय अनुसूची में संवैधानिक अधिकारियों के, संवैधानिक अधिकारियों के वेतन व भत्ते, ये किसमें आ जाएगा सर? द्वितीय अनुसूची में। प्रश्न आ जाए संवैधानिक अधिकारियों के वेतन व भत्तों का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में वर्णित है? तो आप लिखेंगे द्वितीय अनुसूची में वर्णित है। सही बात समझ में? इस तरह से वहां क्या होगा, 4 अनुसूची देगा, 4 ही इस तरह के देगा, फिर आपको मिलान करके कूट बदलो और फिर वहां देखेंगे यार ये पढ़ लेते तो ठीक रहता, नहीं तो इससे ही अगर मान लो आपका सवाल आया तो मैं डेफिनेटली आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपका विकल्प हो ही नहीं सकता। अगर आप छोटी सी मेरे द्वारा ये जो ट्रिक है, मैंने भी इसी तरह से इसको याद किया है। और याद करने के लिए मैंने कहा ना, कोई भी तरीका अपनाओ, कोई चीज का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। तो सैलरी और संवैधानिक अधिकारी आप समझते हैं संवैधानिक पदों पे जो बैठे, प्रधानमंत्री हो, भले मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, अपने एमएलए हो, जो भी है, विधायक है, जिनको कहते हैं, तो संवैधानिक अधिकारी उन्हीं को कहते हैं। उनके वेतन भत्ते निर्धारण सरकार को क्या करना है, वो द्वितीय अनुसूची में वर्णित है।
तीसरा है सर शपथ। और शपथ में मैं आपको बता दूं कि आपने मोदी जी को भी 2-2 बार शपथ लेते देख लिया। तो शपथ क्या होता है सर? शपथ यानी कोई भी संवैधानिक अधिकारी अगर पद ग्रहण करता है तो उसकी शपथ का जो उल्लेख होता है वो तीसरी अनुसूची में आता है। तो तीसरी अनुसूची में आप क्या लिखेंगे? विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ के प्रारूप का वर्णन। विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ के, आप शॉर्ट में लिख लो, शपथ के प्रारूप का वर्णन। यानी शपथ आपको दिखानी है तो वो कौन सी अनुसूची में हो जाएगी? तीसरी अनुसूची में हो जाएगी। चौथी से नाम से मालूम पड़ रहा है आपको राज्यसभा। तो चौथी अनुसूची में क्या होगा? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन। और राज्यसभा की सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुसार होता है। ये पॉलिटिकल साइंस में आप देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में होगा? चौथी में। तो चौथी अनुसूची में आप क्या लिखेंगे? राज्यसभा की सीटों का आवंटन, और वो भी किसके अनुसार? जनसंख्या के अनुसार। जनसंख्या के अनुसार अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के अनुसार। फिर है 5वीं अनुसूची में देख लो, अनुसूचित क्षेत्र। नाम से ही मालूम पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 5वीं अनुसूची में क्या होगा सर? अनुसूचित और अनुसूचित और उनके क्षेत्र के प्रशासन के बारे में वहां पर आपको उल्लेख मिलेगा। अनुसूचित क्षेत्र है, वहां पर किस प्रकार का प्रशासन है, उनके संबंधित जो भी उल्लेख है वो आपको 5वीं अनुसूची में मिलेगा। 6ठी अनुसूची में से नाम से मालूम पड़ रहा है जनजातीय अधिकार है। तो 6ठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्र, वैसे अपने जनजाति क्षेत्र देखकर तो 4 राज्य आते हैं, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ठीक है ना? ठीक है ना? असम, ये भी 4 राज्यों को याद रखने का। जनजाति क्षेत्र इसी में आते हैं 4 राज्य, ठीक है ना? कौन कौन से आपका के? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या होगा सर यहाँ? राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में संबंधित जो अनुसूची है वो कौन सी रहेगी? 6ठी। इसी तरह 7वीं में आप देखेंगे, सबसे मैंने कहा है शक्तियों का विभाजन। तो 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का पृथक्करण या सेपरेशन, विभाजन करेंगे। और आपने नाम सुन रखा होगा कि सभी शक्तियों का विभाजन में अपन देखते हैं, कोई संघ सूची का विषय रहता है, कोई राज्य सूची का, कोई संवर्ती का। तो संघ सूची के 100 विषय है, राज्य के 61 है और संवर्ती के 52 है। आप नोट कर लेंगे। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं यहाँ से कि पुराने विषय कौन सी विषय का, कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का है, संवर्ती का है। इसमें आप संख्या लिख लो। 100 विषय रहते हैं संघ सूची में, उसके बाद में इसमें रहते हैं 61 और इसमें 52। 61 और 52। ऐसा आप मान लो एक प्रश्न आ गया, वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सी विषय का या किस विषय में आता है? मान लो वन और वन्य जीव अभ्यारण्य, तो उसका उत्तर होता है संवर्ती सूची में आता है। इसी तरह केंद्र सूची में संघ में कौन सा आएगा, राज्य में कौन सा आएगा, संवर्ती, ये डिटेल में और भी तुम्हें देखेंगे। फिर आपको शक्तियों का विभाजन में आपको मैंने बता दिया, शक्तियों को 3 भागों में विभाजन करना आपको, संघ में, राज्य में और संवर्ती में। ठीक है? संघ में केंद्र का नियंत्रण रहेगा, राज्य में राज्य सरकार का रहेगा और संवर्ती में दोनों ही इस पे सामूहिक रूप से नियंत्रण रख सकते हैं और स्वतंत्र रूप से भी रह सकता है। तो आपको मैंने संख्या पहले ही बता दी, इस पर केंद्र का नियंत्रण रहेगा, इस पर राज्य का भी, संवर्ती का। तो कौन सा विषय किस सूची का, ये भी कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है। तो ये उल्लेख है 7वीं अनुसूची में। 8वां सब क्या है? भाषा, आपने भाषा लिखा है और भाषा में मैं आपको बता दूं अभी मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी है सर? 22 मान्यता प्राप्त भाषा है। संविधान के अनुसार जो 22 भाषाओं का उल्लेख है
वो कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। 9वीं में देख लेंगे सर, संपत्ति अधिकरण। संपत्ति अधिकरण ये अपने संविधान संशोधन के द्वारा बाद में जोड़ी गई है। इसमें भूमि सुधार है, जमींदारी प्रणाली है और संपत्ति अधिकरण से संबंधित प्रावधान है। तो संपत्ति अधिकरण क्या है? पहले तो सर संपत्ति का एक कानून था, आप चाहे जितनी संपत्ति रख सकते हो, लेकिन नहीं, अभी संपत्ति अधिकरण ये 9वीं अनुसूची मंडित है, इसमें संशोधन किया गया और बाकायदा इसको अपने जो मूल अधिकार है, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं, वहां से इसको हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। यानी मन चाहे जी चाहे जितनी अपन संपत्ति नहीं रख सकते, उस पर सरकार का पूरा नियंत्रण रहता है। कई बार सुनते हो रेडियो वगैरह पड़ती है, अवैध संपत्ति को जब्त किया जाता है, जिसे काला धन आप सुनते हैं। तो वो क्या है? आय से अधिक संपत्ति रखना। तो संपत्ति अधिकरण पहले तो अनुसूची में वर्णित है, 9वीं अनुसूची में। फिलहाल इसको थोड़ा चयन कर दिया गया है, इसको मौलिक अधिकार की सूची से तो बिल्कुल ही हटा दिया गया है। अब संपत्ति और जमींदारी प्रणाली है। सबसे पहले जमींदारी प्रणाली होती थी, जमींदार किसी भी जमीन पर कब्जा वगैरह कर लेते थे, तो जमींदारी प्रणाली का उल्लेख भी इसी में आता है, ठीक है ना। वो जमींदारी प्रणाली भी अब जैसे देश आजाद हो गया वो खत्म हो गया। लेकिन कौन सी अनुसूची में आएगा सर? वो 9वीं अनुसूची। 10वां में तो ये तो नाम से मालूम पड़ता है, 10वें में बदला, दल बदल का कानून। और आपने देखा होगा पक्ष और विपक्ष, राजनीति में दो होते हैं, पक्ष और विपक्ष। और बेटा नेता लोग बड़े होशियार होते हैं, कहते हैं पॉलिटिशियन, और पॉलिटिक्स बड़ी गंदी होती है, ऐसा कि आपने कई बार सुना होगा, ठीक है। और पॉलिटिक्स जैसी भी हो, कुछ भी हो, अपना उससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आप देखो नाम ही है दल बदल, पक्ष और विपक्ष दोनों ही चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद में स्थिति कई बार ऐसी बन जाती है कि मान लो 100 सीटें थी तो एक को मिली, अगर 51 और एक को 49, तब तो कोई बात नहीं, 51 वाला का जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है, वो जो भी है बन जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सीटों का सर बैलेंस इस तरह से रह जाता है कि ऐसा रहता है कि बिल्कुल टारगेट से अचीव नहीं हो पाते, 51 तक नहीं पहुंचते, एक पहुंच जाता है मान लो 42 तक पहुंच जाता है, तो एक पहुंच जाता है मान लो 48। ऐसी स्थिति अब दोनों के पास बहुमत नहीं है, न 42 वाले के पास है, न 48 वाले के पास। तो न तो राज्यपाल इसको मुख्यमंत्री बना सकता है, न विपक्ष वाले को बना सकता है। इस स्थिति में क्या करते हैं एमएलए एमपी जो भी है, जिनकी भी बात करा, ये दल बदलते हैं और दल बदलने के लिए इनको बहुत बड़ा प्रबोधन दिया जाता है, बोले कुछ भी देना पड़े, पैसे वैसे दे के साम दाम दंड भेद नीति अपना के अगर ये कामयाब हो जाता है 45 वाला काम करने में, तो इसका मुख्यमंत्री बनेगा मुखिया। और ये अगर 3 जनों को खरीद के दल को बदलवा के अपने दल में शामिल कर लेता है, तो फिर इसका मुखिया जो होगा वो फिर उसका जो भी मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री बनेगा। और 11वीं में तो कोई बड़ी बात नहीं, 11वीं अनुसूची तो अपने पंच से पंचायती राज, और पंचायती राज आपको मालूम है, पंचायती राज का उल्लेख अपने संविधान में है और पंचायती राज गाँव में लागू रहता है, ठीक है। जिसका सर्वेसर्वा आप मालूम है, अपने गाँव से बिलोंग करते हैं, तो पंचायती राज की वैसे मोटे तौर पे जिला स्तर पे भी इकाई होती है जहाँ जिला प्रमुख बैठता है, ठीक है। उसके बाद में पंचायत समिति स्तर होता है जहाँ पे प्रधान बैठता है, और अपने गांव की जो पंचायत रहती है वहाँ पे सरपंच बैठता है। तो पंचायती राज निकाय की जो भी उल्लेख है वो 11वीं अनुसूची। ठीक उसी तरह से पंचायती राज है, तो उसी तरह से बड़ी बड़ी सिटी जो नगर होते हैं वहां नगर निकाय होता है। नगर निगम ले लो, नगर परिषद ले लो, नगर पालिका ले लो, उनसे संबंधित जो अनुबंध रहते हैं या उनसे संबंधित जो प्रारूप रहते हैं वो अपनी 12वीं अनुसूची में बनी थी। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की संविधान की 12 अनुसूचियां। मैंने एक एक आपको मेरे हिसाब से जितना हो सकता था मैंने बताने की कोशिश की। अब आपको उसमें से पुटअप कैसे होंगे परीक्षा में प्रश्न, वैसे पहले भी मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी एक बार सुन ले। वहां क्या करेगा, 4 अनुसूचियां देगा, यहाँ देगा अनुसूचियां और यहाँ देगा संबंधित प्रावधान, ठीक है। 1, 5, 7, 9 फिर यहाँ विपरीत व्यवस्था में दे देगा, फिर इन पुटों को मिलाओ, फिर अ ब स द में से उत्तर दो। तो इस तरह के प्रश्नों का लागू रहता है। इसलिए मैं दोस्तों कहता हूँ कि 1-2 अनुसूची याद करने से कुछ नहीं होगा। अपना टॉपिक अगर क्लियर होगा तो किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा तो अपने गलत नहीं होगा।
तो मैंने आज संविधान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देने की कोशिश की। कैसी लगी आपको ये क्लास? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये पॉलिटिक्स से संबंधित क्लास है और मैंने दावा किया है कि आपके जितने टॉपिक्स रखे हैं उनकी दिन प्रतिदिन जितना प्रयास हो सकेगा मैं आपको बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स प्रत्येक सब्जेक्ट से, यहाँ से आप कहेंगे तो मैं रीजनिंग, मानसिक व्यवस्था, तर्क शक्ति वगैरह, इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन जियोग्राफी है, जो भी तैयारी मैंने भी की, ऐसा नहीं कि मैं लगा हुआ हूँ कहीं भी। तैयारी मैं भी कर रहा हूँ, मैंने भी कर दिया और मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, करते करते मेरा कोर्स कब का ही कंप्लीट कर दिया मैंने। मैं तो बात हो रहा सिर्फ भर्ती परीक्षा की क्यों हो, तो मेरी इच्छा थी कि क्यों नहीं मेरे बेरोजगार दोस्त भी खूब बैठे होंगे तो उनको भी मैं थोड़ा बहुत मोटिवेट करूँ, गाइड करूँ किस तरह से पढ़ते हो। तो मैंने जिस तरह से पढ़े, जिस तरह से नोट्स बनाए, किस तरह से रात दिन ये करके इन चीजों को याद करने की कोशिश की है। तो बी मोटिवेटेड, आपको गाइडेंस करने के लिए आपका दोस्त आपके साथ है, जुड़े रहिए मेरे साथ। अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को चैनल के बारे में अवगत कराए। आज के लिए इतना ही, अगले